मित्रों नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन। और आज एक खास दिन है। हमारे समय की वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकांता जी का जन्मदिन है। पूरी जनसुलभ टीम की ओर से, अपने तमाम देखने वालों की ओर से, हमारे सभी मेहमानों की ओर से चंद्रकांता जी आपको जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और अशेष शुभकामनाएं। मित्रों, आप जानते हैं कि चंद्रकांता जी एक ऐसी रचनाकार हैं जो काफी सहज है। मैं कुछ दिन पहले इसी कार्यक्रम में कह रहा था कि हमें अपने कई वरिष्ठ साहित्यकारों से बात करते हुए डर लगता है, लेकिन चंद्रकांता जी के साथ ऐसा कोई भय, ऐसा कोई डर कभी नहीं लगता। कई तरह की बातचीत होती है और जब ऐसे अनुभव सिद्ध लोग हमसे बात करते हैं अपनी रचनाओं को लेकर, अपनी रचना यात्रा को लेकर, तो हम कितना कुछ सीखते हैं। भारत में और भारत के बाहर कई तरह के उनके पास अनुभव जगत है जो उनकी रचनाओं में भी बार बार चित्रित होता है और साथ ही उनकी स्मृतियों में भी गाहे बगाहे हमसे बातचीत के दौरान वे चीजें आती रहती। ऐसे में इनके इस जन्मदिन के अवसर पर हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, यह परिचर्चा कर रहे हैं, तो हमें इसकी बेहद खुशी है। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नीलिमा टिक्कू जी, जिन्होंने साहित्य समर्था का एक विशेषांक चंद्रकांता जी पर प्रकाशित किया, जम्मू कश्मीर से आती हैं, स्वयं कहानी, उपन्यास, कविता कई विधाओं में लिख रही हैं और लंबे समय से चंद्रकांता जी के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी दूसरी मेहमान है राका विशन कौल जी, जो चंद्रकांता जी की पुत्री हैं। और मित्रों, एक ऐसी पुत्री है, एक ऐसी संतान है जो रचना जगत से जुड़ी हुई है, जो मां के सृजनकार के पक्ष से भी समान रूप से अनुभूति रखती हैं, उसके साथ समान रूप से संवेदनशील हैं, क्रियाशील हैं और उन रचनाओं को जानती समझती हैं, उनसे प्यार करती हैं। हमारी तीसरी मेहमान डॉक्टर रीता सिन्हा जी हैं, जिन्होंने चंद्रकांता जी के साहित्य पर काफी कुछ लिखा है। और एक एक करके हम अपने इस कार्यक्रम में चंद्रकांता जी के रचनाकार पक्ष को भी जानेंगे और उनसे जुड़ी कुछ स्मृतियां भी आज साझा होंगी। कार्यक्रम के अंत में चंद्रकांता जी कुछ नई बात हमारे साथ साझा करेंगी। वे नई बात उनकी रचना यात्रा से जुड़ी हुई होंगी, ऐसा हमने उनसे अनुरोध किया है, और कुछ अपनी कविताओं का पाठ भी करेंगे। तो मित्रों, अभी हमारे एक और मेहमान आने वाले हैं, अमन प्रकाशन से जुड़े हुए ऋषभ वाजपेयी जी, जिन्होंने उनकी कई पुस्तकों का पुनः प्रकाशन किया है और स्वयं अपनी इच्छा से और आगे बढ़कर जो उन किताबों को प्रकाशित किया है जो किसी कारण से प्रकाशकों की जो कई बार समस्याएं होती हैं, उनके कारण से पाठकों तक वे किताबें नहीं पहुंच रही थी। तो उस रूप में अमन प्रकाशन का भी एक महत्वपूर्ण काम है कि उन्होंने उन अनुपलब्ध किताबों को पाठकों के बीच, आलोचकों के बीच, लेखकों के बीच उपलब्ध कराया है। वे भी हमसे जुड़ेंगे। कुछ देर के लिए चंद्रकांता जी हमसे अभी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, हम इस बीच उन्हें जोड़ लेंगे। तो मैं सर्वप्रथम डॉक्टर रीता सिन्हा जी के पास चलता हूं कि वे चंद्रकांता जी की रचनाओं पर बातचीत करें, अपना आलोचकीय और संस्मरणात्मक वक्तव्य दें। आदरणीय डॉक्टर रीता सिन्हा जी। जी, माइक को अनम्यूट कर लें रीता जी। मुझे लगता है कि मैं चंद्रकांता जी से पाखी के कार्यक्रम में मिली थी, शायद 2009 के आसपास। और उस समय मैं समीक्षा लिखा करती थी हर जगह, और ममता कालिया जी के साथ चंद्रकांता जी खड़ी थी और मैंने ऐसे ही उन्हें अपना परिचय दिया और इतने सहज ढंग से वे मिली कि मुझे उनसे जुड़ने की इच्छा जो थी मेरी, वो प्रबल हो गई।
क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से डर लगता है जो हर समय अपमान करने के लिए प्रवृत्त हों, या फिर जो जिनके चेहरे पर अहंकार की सलवटें दिखाई दें, तब मुझे ऐसे लोगों से जुड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन चंद्रकांता जी से जब मैं मिली, तो उनकी जो सहजता थी, उनकी सरलता थी, चेहरे पर जो एक स्निग्ध मुस्कान थी, उससे मुझे बार बार लगा कि मैं इनसे जुड़ूं, इनसे बातें करूं। और उसके बाद लगातार मैं उनसे फोन पर बात करती रही। इनकी कई किताबें आई, जैसे हाशिए की वारतें, और फिर अलकतराज देखा, प्रश्नों के दायरे में। इन्होंने कहा कि तुम इस पर लिखो, तुमको अच्छा लगेगा। और उस समय सचमुच में मैं बड़ी ही अपने को गौरवान्वित महसूस करती, जब इतनी बड़ी राइटर, जो कि इमिनेंट राइटर हैं, इतनी वरिष्ठ हैं, मेरी माँ की तरह हैं, मुझसे कहती कि नहीं, तुम अगर लिखोगी तो वह बिल्कुल सही ढंग से जाएगा, और तुम जब उसका विश्लेषण करोगी तो गहराई में जाकर उसका विश्लेषण करोगी, इसलिए तुम इस पर लिखो, तुम्हें लिखना ही है। और सचमुच मैं उनकी बात सुनकर बहुत ही अभिभूत होती, आनंद भी मिलता, और लगता कि नहीं, सचमुच में मैं इन पर लिखूं। और सचमुच जब मैंने इन पर लिखना शुरू किया, तब मुझे लगा कि आज जिस तरह की वैचारिकी और संवेदना की आवश्यकता है, आ, उस तरह की संवेदनाएं और वैचारिकी चंद्रकांता जी में हर जगह दिखाई पड़ती हैं। चाहे वो कथा सतीसर हो, ऐलान गली जिंदा हो, या फिर अपने अपने कोणार्क हो, हाशिए की वारतें हो, प्रश्नों के दायरे हो, या अलकतराज देखा हो, कहानी संग्रह है। हर जगह आज के प्रश्न वहां पर काफी ज्वलंत रूप में दिखाई पड़ते हैं, आज की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। और इनका जो सामाजिक सरोकार है, समाज शास्त्रीय प्रश्नाकुलता है, वह हर जगह दिखाई पड़ती है। जैसे कि प्रश्नों के दायरे में अगर आप देखें, तो चंद्रकांता जी कहते हैं कि मैंने स्त्री विमर्श की झंडेबदारी कभी नहीं की, लेकिन मेरी रचनाओं की रीढ़ है स्त्री। अब सचमुच में उन्होंने स्त्री को जिस रूप में देखा है, उसमें कहीं ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि वो भारतीय संस्कृति का अवमूल्यन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हो, और वहां पर मुखर रूप में यौनिकता दिखाई दे। उसमें एक संतुलन दिखाई पड़ता है, सामंजस्य दिखाई पड़ता है, भारतीयता दिखाई पड़ती है, भारतीय संस्कृति का सौंदर्य दिखाई पड़ता है, समर्पण, त्याग, निष्ठा के साथ साथ जो अधिकार भाव है, वह भी दिखाई पड़ता है। और आज की स्त्री जिस तरह अपने अधिकार के लिए काफी ज्यादा प्रतिबद्ध है, अपनी अस्मिता के लिए काफी ज्यादा प्रतिबद्ध है, वह भी इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। और अलकतराज देखा कहानी संग्रह की जब मैंने समीक्षा की, तब मुझे लगा कि सचमुच में इनकी जो कहानियां हैं, वह आज के सभी जो प्रश्न स्त्री विमर्श से संबंधित हैं, या उपभोक्तावाद से संबंधित हैं, भूमंडलीकरण से संबंधित हैं, उत्तर आधुनिकता की वैचारिकता से संबंधित हैं, वह सब कुछ इसमें दिखाई पढ़ते हैं। सारी वैचारिकी, सारे प्रश्न, सारी प्रश्नाकुलताएं, चिंताकुलता, सब कुछ वहां पर दिखाई पड़ती है। और जैसे कि अगर आप अलकतराज देखा है कि कहानियों को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्पेस अपने लिए। अब उसमें 3 पीढ़ियां हमारे साथ हैं। और आज जो लिव इन रिलेशन की जो एक विडंबनाजनक पक्ष हमारे समक्ष आता है, और उसमें हम देखते हैं कि पुरुष तो पूरी तरह से लिव इन रिलेशन में रहते हुए भी अपने को निर्बंध और पूरी तरह मुक्त महसूस करता है, लेकिन स्त्रियां ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें बंधन ज्यादा पसंद है, चाहे वह लिव इन रिलेशन हो या पत्नी का संबंध, पत्नी के रूप में उनका किसी पुरुष के साथ संबंध हो। वे बंधन को स्वीकार करती हैं, बंधन में ही सौंदर्य देखती हैं। यही कारण है इसकी नायिका वह विरोध करती है जब उसका नायक दूसरी स्त्री के, दूसरी लड़की के
शेड है, जो आज के जीवन का शेड है, हर वह रंग है जो आज के इस उत्तर आधुनिक युग का रंग है। और जो इस चाहे वह समलैंगिकता का प्रश्न हो, चाहे वह स्त्री जीवन के अंधकार पक्ष का प्रश्न हो, लेकिन अंधकार पक्ष का प्रश्न वह उठाती जरूर है, लेकिन इन प्रश्नों के पीछे इनकी जो प्रश्नाकुलता है वह कहीं न कहीं समाज शास्त्रीय प्रश्नों से संपृक्त दिखाई पड़ती है। वह प्रश्नाकुलता और इनकी जो चिंताकुलता है वह कहीं न कहीं मनोविज्ञान से भी संपृक्त दिखाई पड़ती है। तो इनके जो जितने भी पात्र हमें दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो इनके उपन्यासों के पात्र हों, चाहे इनकी कहानियों के पात्र हों, उन सब में आज का जीवन कहीं न कहीं पूरी तरह चित्रित, पूरी तरह मुखर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने जो अपने निबंधात्मक वैचारिकता दर्शाई है प्रश्नों के दायरे में, उसको पढ़ने के दौरान हमें लगता है कि चंद्रकांता जी केवल रचनाकार ही नहीं है, बल्कि वे चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं। वे आज के युग को देखती हैं कि किस तरह से असांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, युवा पूरी तरह दिशाहीनता की ओर अग्रसर हैं, दिशाहीन हो रहे हैं, और उन्हें किस तरह गुमराह किया जा रहा है, और उनके मनोविज्ञान को समझकर, उनकी कमजोरियों को आंक कर किस तरह से उन्हें आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, सांप्रदायिकता से जोड़ा जा रहा है। और अगर देखा जाए तो चंद्रकांता जी का जो सौंदर्य शास्त्र है वह मानवतावाद में निहित है, वह समाजीय सरोकार में निहित है। वह जहाँ देखती हैं कि समाज के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, तुरंत उस पर अपनी आवाज उठाती हैं। और ये कहानी उनकी एक है आवाज, और ये कहानी बड़ी ही मार्मिक कहानी है। और इसमें एक कश्मीरी लड़की के जीवन की जो वेदना है, किस तरह आतंकवादी उसे उठा कर ले जाते हैं, किस तरह उसका उपभोग करते हैं, लेकिन वह लड़की टूटती नहीं है ना, हारती नहीं है। वह अपनी हिम्मत को बनाए रखती है, अपने साहस को बनाए रखती है। वह माँ बनती है और अपने मातृत्व को बचाए रखने के लिए वह हर संभव प्रयत्न करती है। और जब उसको मौका मिलता है तो सारे आतंकवादियों को चूहे मारने की दवाई खिलाकर वहां से भागती है। और जब भागती है तो यह भागना एक तरह से यह दर्शाता है कि चंद्रकांता जी समझौता करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि वे समस्याओं के निदान के लिए सोचती है। स्त्री की मुक्ति के प्रश्नों को उठाती है, लेकिन स्त्री की मुक्ति तो तभी होगी जब स्वयं स्त्री इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी और अपने साहस का, अपनी हिम्मत का वह परिचय देगी, जो हम आवाज कहानी में देखते हैं। जी रीता जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हम आगे भी आप तक आएंगे और इस धारा प्रवाह और महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए आपका आभार। और आपने उनकी रचनाओं से संबंधित, उनकी कहानियों से संबंधित कई जरूरी पक्षों की ओर ध्यान दिलाया, उन्हें इंगित किया, जो में उनके उपन्यास में पूरी गंभीरता के साथ और पूरे विस्तार के साथ और एक निरपेक्षता के साथ, एक संतुलन के साथ वे चीजें आती हैं। अब हम आगे राका जी के पास चलते हैं। उनके पास भी उनसे जुड़ी हुई तमाम स्मृतियां हैं, उनके बचपन के दिन, उनके कैशोर्य के दिन, और जो भी वे चाहें तो राका जी के इस वक्तव्य में हम माँ और बेटी के बीच का जो एक अद्भुत और प्रेमिल रिश्ता हो सकता है उसे भी समझेंगे, और दो सर्जकों के बीच के जो संबंध है, जो जुड़ाव है, उसको भी समझेंगे, और पीढ़ियों के बीच की आवाजाही को भी समझेंगे। राका जी।
धन्यवाद अर्पण जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने मुझे इस वेबिनार में शामिल किया। माँ के बारे में क्या बोलूं, किसी ने कहा है ना कि माँ के बारे में क्या लिखूं, माँ की लिखाई ही तो हूं मैं। तो मम्मी के बारे में बोलना, ऐसे एज अ बेटी बोलना बहुत मुश्किल है, बट कोशिश करूंगी। मेरी आवाज एम आई क्लियर? जी, आवाज आ आ रही रही है है। मेरी? रीता जी कुछ देर के लिए म्यूट कर लें। जी जी रीता जी अपने माइक को म्यूट कर लें। जी जी राधा जी। रीटा जी ने बहुत ही सटीक और बिल्कुल निरपक्ष, जैसे आपने बोला, विश्लेषण किया मम्मी की स्टोरीज का। बल्कि मैं ये पॉइंट्स बोलना चाह रही थी, तो मैं उनको बधाई देती हूँ। बहुत सुंदर तरीके से और बहुत अच्छे से समझा है उन्होंने मम्मी के लेखन को, तो बधाई उसके लिए, आपकी क्रिटिसिज्म के लिए। मुझे क्षमा करिए, मैं हिंदी बोलना जानती हूँ बहुत अच्छी, बट पता नहीं क्यों हर एक सेंटेंस में ना 2 शब्द अंग्रेजी के आ जाते हैं, जिसके लिए कि मुझे खुद भी बहुत बुरा लगता है। बट मम्मी से मैंने आज्ञा ले ली थी। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम बेबाक होके बोलो जो तुम्हें बोलना है, हिंदी, इंग्लिश या सदुकड़ी मिक्स भाषा, जो भी तुम्हें ठीक लगे। तो जी मैंने जी बिल्कुल। परमिशन ली है, आपकी भी ले रही हूँ अर्पण कुमार जी। नहीं नहीं तो नहीं, इसके लिए स्वागत। मुझे क्षमा करिएगा। तो एक्चुअली मैं कहाँ से सफर शुरू करूँ? आई थिंक हम बहुत छोटे थे, ये लेट 60s की बात है। डैडी ने पिलानी की जॉब छोड़ के, बिट्स पिलाने की छोड़ के वो अब हैदराबाद आए। तो हम सब, मैं और मेरा छोटा भाई संजय, हम पूरा परिवार हैदराबाद आए। और नई जगह थी हम सब के लिए। हम तो बहुत छोटे छोटे थे, मेरे ख्याल से मैं शुरुआत में थी, क्लास 1 या 2 में थी। तो मुझे इतना याद है, जब मम्मी आई हैदराबाद, तो उनकी जेब में एक अपॉइंटमेंट लेटर था, लेक्चरशिप का, वहाँ के लोकल कॉलेज का। तो मगर मम्मी ने, मुझे याद है, वो लेटर फाड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगी। उनके पास विकल्प था, लेखन था, बट उन्होंने ये भी सोचा, एक लेखिका से पहले उन्होंने मेरे ख्याल से एक माँ होकर सोचा कि नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ, ये मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे स्कूल से आए तो वो बाहर, घर के बाहर एक ताला लटका हुआ देखें और इंतजार में, मेरे आने के इंतजार तक ऐसे बैठे रहें। तो ये बात मुझे याद है मम्मी की। और मम्मी का किरदार, उन्होंने बहुत सारी, कहते हैं ना वो डॉनिंग मेनी हैट्स। तो एक पत्नी, एक बहू, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बीच बीच में आते थे, हर विंटर आते थे वो कश्मीर से, और एक माँ, इन तीनों को बहुत अच्छे से बैलेंस किया। हमें कभी नहीं लगा कि मतलब उनकी लेखन की वजह से हम नेग्लेक्ट हो रहे हैं, या मेरे डैडी नेग्लेक्ट हो रहे हैं, या मेरे भाई नेग्लेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं था। और मुझे याद है, हर कंपटीशन में बड़े हो गए, फिर स्कूल कॉलेज गए, तो ड्रामेटिक्स, एलोक्यूशन, डिबेटिंग, एसे राइटिंग, मम्मी हमेशा हमको लिटरली धकेलती थी कि नहीं जाओ, पार्ट लो, इसमें भाग लो, हेल्प करती थी हमको, पॉइंट्स लिख के देती थी। तो अगर आज मैं थोड़ा बहुत बोल पा रही हूँ या फिर ड्रामेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, तो ये ऑल क्रेडिट गोज टू माय मदर। एंड और क्या बोलूँ, हाँ, ये एक्चुअली अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, जिनको, आप सबको तो पता है मम्मी का बचपन, जो जानते हैं उनको अच्छे से, किन परिस्थितियों में एक छोटी सी बच्ची, 5-6 साल की बच्ची, जिसके ऊपर से माँ का साया हट गया था, फिर वो स्टेप मदर थी, फिर बहुत 13 साल की उम्र में शादी हुई। और उन दिनों आपको पता है कैसे हालात थे, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था, पढ़ने लिखने पर मनाही थी, वो भी बहू स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, सवाल ही नहीं था। मगर इन सभी को बैलेंस करते हुए, आई थिंक उनमें कुछ एक ऐसी जिजीविषा थी कि उन्होंने उस चीज को मरने नहीं दिया। एंड वी आर ऑल रियली प्राउड ऑफ इट, बिकॉज उन हालातों में हम तो बड़े आराम से नखरे करके जाते थे स्कूल कॉलेज, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पर उनको जिन परिस्थितियों में, आज मैं समझ सकती हूँ कितना मुश्किल था, घूंघट यहाँ तक निकाल के कॉलेज जाना, स्कूल जाना, किताबों को छुपा के जाना, जैसे कि वो बताती हैं। तो उन सबको उन्होंने झेला। हैट्स ऑफ टू हर, वो हमारी सचमुच स्टार मदर है लेखिका तो है ही, खैर। तो हमारे लिए तो वो, मुझे लगता है, बहुत चैलेंज उन्होंने लिया, एंड शी फॉट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
मम्मी के बारे में और एक बात है, एक तो ये है कि वो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ती है, शी डजंट गिव अप इजीली, और हमको भी यही बात सिखाती हैं। एंड सेकेंडली उनमें एक जैसे छोटे बच्चे में एक उत्सुकता होती है ना, वो अभी भी है, उनकी अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगी। कुछ साल पहले जब वो कथा सती सर लिखनी थी, तो मम्मी ने पूरा कंप्यूटर सीखा। इस एज पर सीखना हमें भी मुश्किल लगा था, बट मम्मी के लिए तो और भी मुश्किल था। फिर उन्होंने आईपैड पर सारा वो उपन्यास टाइप किया खुद, तो दैट्स कमेंडेबल। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाती, और वो सब सीखा। और अभी भी, चाहे आप शायद कई लोग उनके बारे में नहीं जानते हो, हैदराबाद में मुझे याद है, इफ आई गो बैक, तो वो लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट भी रही हैं, ड्रामेटिक्स में बहुत अच्छा पार्ट लेती थी, वेरी गुड डिबेटर, एलिक्यूशनर, राइटर तो खैर है ही। प्लस और एक बात उनके बारे में शायद लेखक गण नहीं जानते होंगे, शी इज अ वेरी गुड ब्रिज प्लेयर। मम्मी ब्रिज बहुत अच्छा खेलती है, तो कई टूर्नामेंट्स में उनको प्राइजेस भी मिले हैं। छोटी छोटी बातें, जैसे अब पता नहीं क्या था, सिंधी कढ़ाई, मम्मी ने क्या शौक आया उनको, सिंधी कढ़ाई सीख ली, तो वो भी करती थी, बुनाई, कढ़ाई, लिखाई, सब कुछ। आई डोंट नो हाउ शी डॉन सो मेनी हैट्स। सो वी रियली प्राउड ऑफ आवर मदर। एंड अगर हम कुछ आज हैं, all credit goes of course to my dad also, because he also encouraged her, at least he did not stop her from doing what she wanted to do. बट ये उनकी अपनी ही थी, ये जो एक लड़ाई थी, जो एक वो जज्बा था जिसको शायद उन्होंने शी कैरिड ऑन। अदरवाइज हालात ऐसे नहीं थे, स्पेशली उनके शुरू के बहुत मुश्किल था, उसमें कोई भी गिव अप कर देता इजीली, बट उन्होंने हार नहीं मानी। और आज भी वो वैसी ही है, थोड़ा हेल्थ उनका ठीक नहीं रहता है अभी भी, बट अभी भी वही उत्सुकता है, वही never say die kind of attitude वो अभी भी है मम्मी में, and we're also proud of her. And we just pray to God कि मम्मी ठीक रहें, सेहत में ठीक रहें, और उनका वरदहस्त हमेशा हम सब बच्चों पर हमेशा प्यार बना रहे, और वो और अच्छा लिखती रहे कंटिन्यू। और मुझे ये भी याद है कि मम्मी जो भी नई रचना लिखती हैं, सबसे पहले अपना जो उनका जो कृति होती है वो मुझे पढ़कर सुनाती है, कहती है तुम मेरी मंत्री हो, मुझे सलाह दो। मैं लिख तो नहीं सकती, बट थोड़ा बहुत शायद मदर का कुछ राबिन हो गया है, तो मैं थोड़ी बहुत सलाह तो नहीं कह सकती, बट थोड़ी बहुत सजेशंस मैं भी अपने देती हूँ। तो अगर मम्मी को ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो वो जरूर उनको फिर शामिल करती है उसमें। आई थिंक हम माँ बेटी से ज्यादा सहेलियों जैसी हैं। इस पर मैं एक बात सुनाऊंगी आपको। बचपन में स्कूल में जब पीटीएम हुआ करते थे, तो डैडी तो बिजी रहते थे ऑफिस फैक्ट्री में, तो मम्मी ही आती थी हमारे स्कूल। तो मुझे याद है, मैं थोड़ा आई डोंट नो, शक्ल शायद थोड़ी बहुत मिलती हो माँ से, बट मेरा कलर बिल्कुल डार्क है, मतलब नॉट अ कश्मीरी कलर। तो मुझे याद है जब स्कूल आई तो कई लोगों ने उनसे कहा कि ये कौन है, ये तुम्हारी छोटी बहन है क्या? तो मम्मी ने कहा नहीं, मेरी बेटी, और मेरी अपनी बेटी है, सौतेली नहीं है, मेरी अपनी है। एक ने तो हद ही कर दी, उसने कहा अच्छा ये आपकी ननद है। ठीक है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता था, आई हैव अ यंग मदर, व्हाई नॉट, इट्स क्रेडिटेबल टू हैव अ यंग मदर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं स्कूल कॉलेजेस की, बचपन की। तो अभी भी मम्मी जब भी अभी तो आजकल मैं पुणे में हूँ, तो आई एम मिसिंग हर बर्थडे। जल्दी मैं उनके बर्थडे पर होती हूँ उनके साथ। ईश्वर करे अगले बर्थडे मैं उनके साथ ही हूँ, बनाएंगे इकट्ठे। थैंक यू सो मच, विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे वंस अगेन माँ। जी शुक्रिया राका जी। कुछ कनेक्शन की समस्या है चंद्रकांता जी के साथ कि वे आती हैं और फिर डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। हम उम्मीद करें कि वे वापस जुड़ेंगी। अब मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। राका जी, हम आपके पास दोबारा भी आएंगे, कुछ और चीजें भी सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत रही, और आपकी बात सुनते हुए मुझे एक और रचनाकार हैं अजीत कौर जी, और उनकी बेटी हैं प्रसिद्ध चित्रकार अर्पणा कौर। तो अजीत कौर जी
और अर्पणा कौर जी के बीच का जिस तरह का संबंध है, मैंने कभी उन पर एक कविता भी लिखी थी, माँ बेटी का बहनापा, माँ बेटी का बहनापा। तो आज के आपके कुछ संस्मरणों में ऐसे तत्व भी आए जिसमें माँ और बेटी के जो बहनापा है, जो उसके भी कुछ, उसकी झलक और उसके कुछ उदाहरण भी हमें सुनने को मिले। यह निश्चय ही सुखद है आपके लिए भी और चंद्रकांता जी के लिए भी। अब मित्रों, मैं आगे नीलिमा टिक्कू जी के पास आता हूं। नीलिमा जी स्वयं विभिन्न विधाओं में लिख रही हैं और इसके साथ संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, साहित्यिक संस्था भी और मानवाधिकार से जुड़ी हुई संस्था भी। स्त्री अधिकार और जो कुछ उत्पीड़ित स्त्रियां हैं, उनके हकों के लिए भी, उनके पुनर्वास के लिए भी प्रयासरत हैं। साहित्यिक संस्था तो है ही, अपना लेखन तो कर ही रही हैं। इसके साथ जो इनकी संस्था की पत्रिका है साहित्य समर्था, वे एक दशक से अधिक समय से आज के तमाम महत्वपूर्ण महिला रचनाकारों पर विशेषांक निकाल चुकी है। साहित्य समर्था में नासरा शर्मा हो, चित्रा मुदगल जी हो, चंद्रकांता जी हो, पद्मा सचदेव हो, तमाम लोग, मृदुला गर्ग हो, अनामिका हो, और ऐसे कई नाम हैं जिन पर महत्वपूर्ण विशेषांक निकले हैं। और उसी क्रम में इन्होंने चंद्रकांता जी पर भी निकाला है, जुड़ी हुई तो अरसे से रही ही है, तो वह उस विशेषांक के अनुभवों के बारे में भी बताएंगी। उनकी जो रचनात्मक यात्रा है, जो उनका रचना संसार है, उनसे गहरे जुड़ी रही हैं। उनको खूब पढ़ा है चंद्रकांता जी को, तो उनकी भी चर्चा होगी, उस विशिष्टांक की भी चर्चा होगी। और गुड़गांव और जयपुर के बीच कोई बहुत दूरी नहीं है, तो लगातार मिलती रही हैं। कभी नीलिमा जी वहां जाती हैं, कभी चंद्रकांता जी आती हैं। कई कार्यक्रमों में मैं स्वयं भी रहा हूं और आप दोनों की दोस्ती और आप दोनों का जो एक दूसरे के प्रति आदर और स्नेह का भाव है, उसका एक गवाह भी रहा हूं। तो ऐसे में आज नीलिमा जी को सुनते हैं चंद्रकांता जी के ऊपर। नीलिमा जी। माइक को अनम्यूट कर लें। जी जी। धन्यवाद अर्पण जी। सबसे पहले तो मैं चंद्रकांता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ जन्मदिन की। और हम चाहते हैं कि वो वर्षों वर्षों तक हमारे साथ रहें और उनका लेखन आता रहे और हमें बहुत लाभान्वित करता रहे। मैं चंद्रकांता जी से बहुत पहले मिली थी। एक फरीदाबाद में एक पत्रिका का विमोचन था कमल कपूर जी की, वहाँ मैं उनसे पहले मिली थी। हालांकि उनका साहित्य तो मैंने बहुत पढ़ा हुआ था। उसके बाद वो हिंदी ग्रंथ अकादमी के हमारे कार्यक्रम में आई थी, जो स्त्री विमर्श का हमारा एक सेशन था, वो उन्होंने अटेंड किया था। और तब से ही चंद्रकांता जी से इतना अपनापन हो गया, एकदम सरल सहज व्यक्तित्व। लगा ही नहीं कि हम इतने बड़े साहित्यकार से बात कर रहे हैं जिन्होंने कथा सती सर, ऐलान गली जिंदा है, अर्थांतर और यहाँ वितस्ता बहती है जैसी महत्वपूर्ण कई अपने अपने कोणार्क जैसी रचनाओं का उन्होंने लिखी है उन्होंने। तो उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि उनके बातचीत से लग ही नहीं रहा था कि हम एक इतनी बड़े साहित्यकार से बात कर रहे हैं जिन्होंने इतना कुछ लिखा है। और जिस तरह से चंद्रकांता जी एकदम सरल सहज और इतनी सौम्य हैं, तो कभी लगा ही नहीं कि उन्होंने इतनी साहस से, जो आपने कश्मीर की 70 साल की एक 3 पीढ़ियों का और एक शैव बौद्ध और जो हमारा इस्लाम है, इन तीनों धर्मों का जिस तरह से आपने बताया है कि वहाँ की संस्कृति कैसी थी और किस तरह से बिखराव हुआ, और आगे भी आपने जो पूरा वर्णन किया है एक एक चीज़ का, तो ये एक बड़े साहस की बात है। चंद्रकांता जी से मेरी एक बार बात हुई थी, क्योंकि हम उसके बाद प्रतिवर्ष हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, अक्सर चंद्रकांता जी हमारे कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी होती है, उनके बिना हमारा कार्यक्रम कोई होता नहीं है। तो मैंने उनसे जब बात की थी कि मैंने कहा कि आपको साहस की बहुत ज़रूरत होती है, इस तरह से आपने कश्मीर की वास्तविकता, उसकी संस्कृति को आपने सामने लाया है साहित्य के माध्यम से, बहुत बड़ी बात है ये। आज तक कोई लेकर नहीं आया इस तरह की बातें।
तो उन्होंने मुझे ब्रेक की एक जो है वो बात बताई थी। उन्होंने कहा कि अगर साहित्यकार जो है अपने पर जो शोषण होता है उसके बारे में अगर वो नहीं लिखता है, या जो शोषित हो रहा होता है उसके बारे में नहीं लिखता है, अगर वो आज के सच को नहीं लिखेगा तो वो साहित्यकार नहीं माना जाएगा। साहित्यकार वही है जिसमें अपने समय के सच को लिखने का साहस होता है। तो मैं चंद्रकांता जी की इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, और उसके बाद मैंने उनका सारा साहित्य पढ़ा। इतने उन्होंने कहानी संग्रह लिखे हैं और इतनी उनकी कहानियाँ इतनी मार्मिक हैं कि विश्वास नहीं होता था। एक एक कहानी पढ़ने पर आंखें नम हो जाती थी। एक उनकी छोटी सी एक कहानी थी, एक और परदेश, मैंने पढ़ी थी। वो मुझे आज तक याद है उनकी कहानी, कि जिसमें उन्होंने विदेश में बच्चे जब चले जाते हैं तो माँ बाप किस तरह से अकेले हो जाते हैं। ऐसी कहानियां कई लिखी होंगी लोगों ने, लेकिन जो ये कहानी है इसका एक एक इसकी एक एक पंक्ति सारगर्भित है। और उसमें इन्होंने जिस तरह से बताया है कि जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को विदेश जाने से रोकना चाहते हैं और चाहते हैं कि बच्चा उनके पास रहे, लेकिन बच्चा क्योंकि विदेश में उसकी मजबूरी है, वो भी जाता है वहाँ, क्योंकि वो जब वहाँ जाता है पढ़ने के लिए और नौकरी करने के लिए, और सोचता है कि मैं थोड़े समय बाद वापस आ जाऊँगा, लेकिन ये संभव होता नहीं है, क्योंकि वहाँ की भी जो बहुत प्लस पॉइंट्स होते हैं वो उन्हें ज़्यादा आकर्षित करते हैं। वो एक उसमें जो उन्होंने अंत दिया है कि जब उस बच्चे का बच्चा वो फ्रांस जाना जाता है विदेश से ही दूसरी जगह, और तब उस बच्चे के मन में क्या फीलिंग होती है, मतलब बेटे के मन में ये फीलिंग होती है कि मेरा बेटा भी अब फ्रांस चला जाएगा। और उस समय जो बेटे का पिता होता है, यानी कि जो फॉरेन में बेटा पहले से होता है जिसके लिए माँ बाप दुखी होते हैं उसकी याद में, तो वो अपना अपने बच्चे के लिए तो दुखी होते ही हैं माँ बाप, लेकिन वो पिता अपने बेटे के लिए जो दुखी होता है कि मेरा बेटा अब उदास हो जाएगा क्योंकि उसका बेटा फ्रांस जा रहा है। वो जो एक आपने लिखा है वो पढ़ने लायक कहानी है, उस कहानी को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। और मुझे आज तक मेरे दिमाग में वो कहानी घूमती रहती है। चंद्रकांता जी, मैं बधाई देती हूँ आपको, आपने इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ लिखा है, इतने उपन्यास लिखे हैं, एक एक कहानी आपकी, मुझे लगता है एक एक कहानी आपकी जो है वो एक अपना है, आपने एक अलग उपन्यास ही है एक तरह से। जो कुछ शब्दों में आपने लंबी कहानियां लिखी हैं, लेकिन वो उस पर लोगों ने कई उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन आपने एक कहानी के माध्यम से ही सब चीजें बता दी। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, और आपने स्त्रियों के लिए अनायास ही हर चीज में आपकी स्त्री इतनी साहसी होती है, आपका स्त्री पात्र, कि वो कठिन से कठिन कितनी आपने समस्याएं बताई हैं। आतंकवाद तो एक अलग बात है, अदरवाइज वैसे भी जो परिवार में हिंसा होती है, या किस तरह से स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता या बाहर नहीं निकलने दिया जाता, या उनके साथ जो अत्याचार होते हैं, उसकी जो आपने वर्णन किया है, उसमें आपकी जो स्त्री होती है वो फिर भी साहस के साथ निकल के बाहर आती है। ये चीज बहुत ही प्रभावशाली है आपकी, कि आपने स्त्रियों को एक कद दिया है, उनको अपनी शक्ति पहचानने की जो आपने जो जज्बा है आपकी कहानियों में, बहुत काबिल तारीफ है। और मैं आपकी इस बात से बहुत प्रभावित हूँ, और आपसे तो मेरी रूबरू कई बार आपका, मेरे समझ लीजिए कि साक्षात्कार ही हमने लिया है, हमने कई बातें करी हैं, और आपकी इन विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि आप जिस तरह से बीच का भी रास्ता निकालती हैं। आप कहीं भी स्त्री विमर्श का झंडा लिए हुए जिस तरह से और महिलाएं, या मतलब जिस तरह से आजकल कुछ ज़्यादा है, उस तरह का आप कुछ नहीं करती, लेकिन फिर भी आप उसमें से स्त्री के लिए जो पगडंडियां बनाती हैं, जो उसको सावधान करती हैं और जो उसको रास्ता दिखाती हैं, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आपकी इस बात से बहुत प्रभावित हूँ। और मैं आपको चाहे अपना बड़ी बहन समझूं, माँ की तरह समझूं, लेकिन मुझे आपके इन बताए गए जो आपके आदर्श हैं, मैं उस पर भी चलने का प्रयास कर रही हूँ चंद्रकांता जी। और आपकी मैं बहुत ही बड़ी फैन हूँ, बहुत ही बड़ी आपकी साहित्य के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इतना अच्छा साहित्य दिया, और बहुत कुछ यंग युवा पीढ़ी को उससे बहुत सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो पीढ़ियों का भी आपने गैप और उनका जो अंतराल बताकर, और जिस तरह से आपने एक हमें मार्गदर्शन दिया है, तो वो एक बहुत ज़रूरी, एक साहित्यकार का जो दायित्व होता है, मुझे लगता है आपने
अपनी हर रचना में मुझे आपकी कोई रचना, कोई कहानी, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी कोई कहानी ऐसी नहीं लगी जिसमें कि हम कोई अच्छा सा संदेश नहीं दे रहे हो, कोई अपने वास्तविक हालातों से रूबरू नहीं हो रहे हो। हमें लगता है कि ये सब घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, हमारे समय में हो रही हैं, हमें इनसे इस तरह से पार पाना चाहिए। तो ये एक साहित्यकार की सफलता की बहुत निशानी है, आप में से बहुत बड़ी हैं। मैं आपके लिए कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ, लेकिन और आपकी ये एक खास बात मुझे लगी कि जब आपने कहा कि रचनाकार यदि त्रास और मानवीय यातना की बात करता है तो उम्मीद और सपनों को भी पूरे होते देखना चाहता है। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमने भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है चंद्रकांता जी, और हम आपको आपके दिखाए कदमों पर ही चल रहे हैं। और आपको जन्मदिन की अनेक बधाइयाँ। आपके साहित्य पर मैं घंटों बोल सकती हूँ, एक एक चीज पर, एक एक कहानी पर भी मैं बहुत लंबा बोल सकती हूँ, लेकिन क्योंकि समय की एक सीमा है अपनी, तो मैं यहीं अपनी बात खत्म करती हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और अर्पण कुमार जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतने अच्छे अवसर पर, इतने शुभ अवसर पे हमें आपको कुछ बोलने के लिए हमें आपने मौका दिया। जी शुक्रिया नीलिमा जी। जैसा कि अभी हम लोगों ने एक नीलिमा जी अपनी माइक को म्यूट कर लें। चंद्रकांता जी माइक को कृपया म्यूट कर लें। हेलो, कौन जी। शुक्रिया नीलिमा जी कि आपने इस आत्मीयता के साथ उन्हें याद किया, और मैं जानता हूं कि आप हर विशेषांक के लिए कितनी मेहनत करती हैं और किस तैयारी के साथ उसे प्रस्तुत करती हैं। आपकी कोशिश रहती है कि हर विशेषांक में जिस लेखक पर वह निकाला जा रहा है उसमें नई से नई सामग्री हो, अधुनातन सामग्री हो, और रचनाकार के भी अप्रकाशित साहित्य को वहां जगह मिलती है। मित्रों, चंद्रकांता जी का स्नेह हमें और हम जैसे तमाम लोगों को मिलता रहा है, इसकी बात आज हमारे सभी वक्तागण कर रहे हैं। जनसुलभ पुस्तकालय पर भी उनको लेकर, जी कोई आवाज आ रही है क्या? जनसुलभ, कृपया माइक को म्यूट कर लें। जनसुलभ पुस्तकालय पर भी उनकी रचना यात्रा को लेकर कई कार्यक्रम चल रहे हैं। हमने उनके संस्मरण भी सुने हैं। क्या रोचक संस्मरण थे जो उन्होंने अपने घर के लोगों पर लिखे हैं, तमाम लोगों पर लिखे हैं, भाई पर, अपनी सास पर, कई लोगों पर। उनकी कविताएं भी हमने सुनी है इसी मंच से, और उनके उपन्यास की जो अपनी यात्रा है, औपन्यासिक विकास कर्म है, उसे भी हम लोग यहाँ पर सुनते आए हैं, जिनमें उस उपन्यास पर लेखकीय वक्तव्य, उपन्यास के अंशों का पाठ हो चुका है। अर्थांतर पर बाकी सब खैरियत है, और एक कोई और उपन्यास है, मैं भूल रहा हूं, अर्थांतर, बाकी सब खैरियत है। चंद्रकांता जी, एक और उपन्यास याद आ रहा है आपको जो शुरुआत के ही उपन्यास है? तो अभी अर्थांतर था, ऐलान गलीज है, वो अभी नहीं हुआ है। अर्थांतर, बाकी सब खैरियत है। एक उपन्यास जो और है वो मैं अचानक अभी मिस कर रहा हूं उसका नाम। तो इस तरह से जी नहीं वो अभी तो बाद में आएंगे। जी। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम उनको लेकर कुछ कार्यक्रम सोचते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, और प्रवर्ती पीढ़ियों को उनकी रचनात्मक जो उनका अवदान है उससे परिचित कराने का उपक्रम करते हैं, तो उनका सहयोग मिलता है। आवाज सुन पा रहे हैं? जी से बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं अभी जी बात करता हूं। जी, हम पुनः डॉक्टर रीता सिन्हा जी के पास चलते हैं और उनसे कुछ और उनकी रचनाओं के बाबत सुनते हैं। उनका व्यवस्थित कार्य है इनकी रचनाओं पर, और फिर एक बार और चलेंगे, और अंत में हम लोग मित्रों चंद्रकांता जी को सुनेंगे और उनकी कविताओं के साथ भी इस संध्या को बिताएंगे। रीता सिन्हा जी। जी,
आ, अभी राका बिशन जी ने कुछ अपनी संस्मरणात्मक अनुभूतियां हम लोगों से साझा की हैं। और मैं भी चंद्रकांता जी से बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ, माँ की तरह ही नहीं मानती हूँ। और एक अधिकार भी इनके ऊपर मेरा है हमेशा। मेरी जब कहानियां प्रकाशित हो रही थी एक संग्रह के रूप में, तब मैंने इनसे निवेदन किया कि मेरी कहानियों पर आप कुछ लिख दीजिए। और इन्होंने काफी गहराई में जाकर न केवल लिखा बल्कि अभिव्यक्ति में भी उस पर चर्चा कराई। और इस तरह से वो जब हम लोग फोन पर भी बातें करते हैं तो घंटों बातें होती हैं। और न केवल वरिष्ठ लेखिकाओं के संबंध में, वरिष्ठ लेखकों के संबंध में, बल्कि युवा लेखिकाओं के और युवा लेखक के भी संबंध में। और इनकी इन चर्चाओं के माध्यम से चंद्रकांता जी आज के जो साहित्यिक ज्वलंत प्रश्न हैं उन उन पर सवाल उठाती हैं और उन पर काफी अधिक गहराई से सोचती हैं। और इनका जो मैंने देखा है कि इनमें ईर्ष्या और द्वेष, ये मानती है कि ईर्ष्या और द्वेष व्यक्ति के व्यक्तित्व को खंडित कर देता है और लेखक के व्यक्तित्व को भी वो पूरी तरह से विघटित कर देता है। इसलिए जब भी इनसे मेरी चर्चाएं हुई, चाहे वो वरिष्ठ लेखिका के संबंध में हो या लेखक के संबंध में हो, इनका दृष्टिकोण हमेशा काफी अधिक सकारात्मक रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रश्नों के दायरे को अगर आप देखें तो चंद्रकांता जी कहती हैं कि साहित्य को कभी सत्ता की सीढ़ियों से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक प्रश्न नहीं जुड़ पाते। और इन इनकी जो प्रश्नाकुलता है इस संदर्भ में, तो मुझे एक उपन्यास की याद आ रही है, काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से, जो सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। तो उसमें उन्होंने कालिदास के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की है कि जब तक साहित्यकार सत्ता से नहीं जुड़े उसे लोक संपृक्ति नहीं मिल पाती है। अब यह हमारे समय की भी काफी अधिक विडंबना है यह कि जो अच्छा लिखते हैं, धारदार लेखन से जुड़े हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं, जिनकी वैचारिकी में समाज शास्त्रीय प्रश्न काफी खुलकर मुखर रूप में दिखाई पड़ते हैं, है ना, लेकिन उन्हें ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण या कुछ अन्य कारणों से काफी पीछे रखने की कोशिश की जाती है। तो चंद्रकांता जी इस पर काफी चिंतित रहती हैं, दुखी भी कभी कभी इनकी बातों से काफी अधिक दुख प्रकट होने लगा है। और इस पर अफसोस वे जताती हैं कि किस तरह का युग आ गया है कि लोग साहित्य को नहीं देखते हैं बल्कि साहित्यकार के को लेकर तरह तरह के प्रश्न को उठाते हैं और साहित्यकार से साहित्य को जोड़ने लगते हैं। अगर साहित्यकार उन्हें प्रिय है तो उनके साहित्य भी उन्हें प्रिय है, अगर साहित्यकार उन्हें प्रिय नहीं है तो उनके साहित्य को भी वो नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये सारी जो विडंबनाएं हैं आज के समाज की, आज के युग की, वह कहीं न कहीं चंद्रकांता जी अपनी रचनाओं के माध्यम से भी हमारे सामने रखती हैं। अब जैसे कथा सतीसर है, तो इसमें जो हमारी विरासत है, जो हमारी धरोहर है, उनके लिए उनकी प्रश्नाकुलता दिखाई पड़ती है। और जैसे कि कश्मीर के बहुत सारे आचार्य हुए हैं जो कि हम लोग काव्य शास्त्र में जिनको काफी महत्व देते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, उनकी रचनाओं को आज हम नहीं नकार सकते, उनके विचारों को हम नहीं नकार सकते। उनका योगदान है, उनकी धरोहर है, वह हमारी विरासत है। और उस विरासत को हम छोड़ने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं अपने कुछ स्वार्थ के कारण। यह काफी चिंता का विषय है और चंद्रकांता जी हमेशा इस पर अफसोस जाहिर करती हैं, काफी चिंता व्यक्त करती हैं। कथा सतीसर में जो एक पलायन का दर्द दिखाई पड़ता है, विस्थापन का दर्द दिखाई पड़ता है, यह कहीं न कहीं चंद्रकांता जी की हर रचनाओं में दिखाई पड़ता है, विस्थापन का दर्द।
तो यह सिर्फ जगह का विस्थापन नहीं है, यह विस्थापन समाज से विस्थापन है, यह विस्थापन संस्कृति से विस्थापन है, यह विस्थापन मनुष्य से मनुष्य का विस्थापन है, यह विस्थापन मनुष्य का स्वयं से विस्थापन है। तो इन सारी चीजों पर चंद्रकांता जी काफी गहराई से सोचती हैं और कथा सतीसर में जिस तरह एक जो समाजशास्त्रीय प्रश्न इन्होंने उठाए हैं हिंदू और मुसलमानों के संदर्भ में, तो भारतीय संस्कृति एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें कई तरह के फूल हैं, कई तरह के फूलों की सुगंध है, लेकिन एक भी फूल अगर मुरझा जाए, कोई भी फूल अगर गल जाए, तो उसकी जो मुरझाया हुआ उसका जो अस्तित्व दिखाई रहता है या मुरझाया हुआ उसका व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है, या सड़ांध कहीं उत्पन्न दिखाई पड़ती है, सड़ांध के कारण हमें परेशानी होती है, तो उससे कहीं न कहीं सौंदर्य प्रभावित होता है, समाज का सौंदर्य, परिवार का सौंदर्य, देश का सौंदर्य, राष्ट्र का सौंदर्य। और चंद्रकांता जी इस पर सतत सोचती हैं और अपनी रचनाओं में इन सारे प्रश्नों को उठाती हैं। जैसे चंद्रकांता जी ने प्रश्नों के दायरे में कई जगह बातें की हैं और उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ हमेशा हमारा दायित्व भी जुड़ा रहता है। तो एक रचनाकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो अवश्य है, लेकिन उसे युग की संवेदना को, युग की नब्ज को भी देखना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा, उसके अनुरूप उसे लेखन में ढालना पड़ेगा। और यह जो वैचारिकी है चंद्रकांता जी की वैचारिकी है, और यही कारण है कि कई तरह की विसंगतियों के बावजूद आज इन पर काफी शोध हो रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं वर्धमान गई थी और वहां पर असम से कुछ लोग आए थे, या शांति निकेतन से भी लोग आए थे, और भी कई यूनिवर्सिटी से लोग आए थे, तो उन लोगों ने इनकी चर्चा की थी कथा सतीसर की, और जिस तरह संप्रदायवाद है या एक संस्कृति से बिछड़ने का दर्द है, एक विस्थापन की पीड़ा है, उन सारी चीजों पर काफी चर्चाएं हुई थी और इनके काफी व्यापक संदर्भ में, व्यापक परिदृश्य में लोगों ने इनकी रचनाओं को देखा है, इन पर काफी शोध कर रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि पूर्वांचल में चंद्रकांता जी काफी लोकप्रिय है। यह आश्चर्य की बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि आजकल लोग उन्हीं को लोकप्रिय बनाते हैं जो कहीं न कहीं सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं या अन्य माध्यमों से अपने को हाईलाइट करते रहते हैं, तो लोग उन्हीं पर फोकस रहते हैं, उन्हीं पर फोकस करते हैं और उन्हीं को वे प्रिय रचनाकार के रूप में देखते हैं, उन्हीं की लोकप्रियता बनी रहती है। लेकिन चंद्रकांता जी को मैंने कभी फेसबुक पर नहीं देखा, चंद्रकांता जी कभी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय नहीं दिखती हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी यह लोकप्रियता है जो हर जगह बनी हुई है। इसका कारण यह है इनका धारदार लेखन, इनका व्यक्तित्व, इनकी सहजता, इनकी सरलता, इनके चेहरे की स्निग्ध मुस्कान और सबसे अधिक इनका पारदर्शी व्यक्तित्व। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि और भी लोगों को कुछ कहना है और खासकर राका जी को तो बहुत कुछ कहना है। आज चंद्रकांता जी का जन्मदिन है, मैं इनको हार्दिक बधाई देती हूँ, कामना करती हूँ कि ये काफी लंबी उम्र जिए, हम लोगों के ऊपर इनका वरद हस्त बना रहे। युवा पीढ़ियों को इन्होंने जिस तरह देखा है, युवा पीढ़ी को, और जिस तरह इनका वरद हस्त उनके ऊपर रहा है, जिस तरह उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये सक्रिय रही हैं, यह प्रयत्न सतत जारी रहे। और इसी विश्वास के साथ, इसी आशा के साथ मैं एक बार फिर से चंद्रकांता जी को हार्दिक बधाई देती हूँ जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर। धन्यवाद रीता जी, आपने कुछ जरूरी पक्षों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। मित्रों, लेखक लिख रहा है,
एक के बाद एक कृतियां उसकी आ रही हैं और हर कृतियों पर चर्चा होती है, हर कृतियों का अपना एक महत्व है। मगर कोई कृति ऐसी बन जाती है जिसे हम मैग्नम ओपस कहते हैं, जो उसके लिए एक बिल्कुल उस लेखक की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति बन जाती है, मैग्नम ओपस। तो मुझे लगता है, और जिस ओर इशारा डॉक्टर रीता सिन्हा जी ने भी किया, कथा सतीसर उनका ऐसा ही एक उपन्यास है, उनकी ऐसी ही एक कृति है जो मैग्नम ओपस है, चंद्रकांता जी। और उनकी मैं जिस एक उपन्यास को भूल रहा था, वह जो जिन 3 उपन्यासों पर यहाँ चर्चा हुई है, मुझे ध्यान आ गया, तो मैं उसको एक बार क्रम से रख दूं। उनके पहले उपन्यास अर्थांतर पर चर्चा यहाँ हो चुकी है, लेखकीय वक्तव्य और उपन्यास के अंशों को हम सुन चुके हैं। अंतिम साक्ष्य इनका दूसरा उपन्यास है, उस पर भी चर्चा हुई है। और तीसरा उपन्यास बाकी सब खैरियत। इनकी कुछ कहानियों को भी हमने यहाँ सुना है और अन्यत्र तो पुस्तकों में पढ़ते ही आए। तो इनकी कहानियां हो या इनके उपन्यास हो, जैसे एक इनकी कहानी है थोड़ा सा स्पेस अपने लिए, तो यह इनकी कहानी का शीर्षक ही, थोड़ा सा स्पेस अपने लिए। अगर हम इनके शुरुआती उपन्यासों को भी देखें, बाकी सब खैरियत है को भी देखें, या दूसरे उपन्यासों को भी देखें, तो वहां भी परिवार के भीतर भी स्त्री को जो कम जगह मिल रही है, जिस भी कारण से, उसमें कई बार आर्थिक तत्व भी आ जाते हैं, कई बार उसी में कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कमा रहे हैं, इस तरह के भी उदाहरण आ जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी बहुत ही सरलता के साथ यहाँ निकल कर आते हैं हमारे साथ। तो जो स्पेस की कमी है, या मान की जो चाहत है, या हक की जो लड़ाई है, वह समाज में अलग अलग वर्गों के बीच, अलग अलग जाति समूहों के बीच तो है ही, परिवार में भी वह बहुत ही गहरे अनुस्यूत है। तो अपनी ऐसी कई परिवार प्रधान कहानियों में भी चंद्रकांता जी इसे बखूबी उठाते। एक कहानी मैं अभी उस कहानी का शीर्षक भूल रहा हूं, उसे हमने इसी मंच से सुना है, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है, जिसमें उस ट्रक ड्राइवर पर महिला संदेह कर, लेकिन वह ट्रक ड्राइवर एक भला ट्रक जी तैंती बाई जानकी बाई का नाम है, तैंती बाई। जी जी बिल्कुल। तो वह कितनी अद्भुत कहानी है कि जो सार्वजनिक रूप से जो कुछ डर है, जो हमारे अवचेतन में बैठा हुआ है कि ट्रक ड्राइवर तो ऐसा ही होगा, या ट्रांसपोर्ट के लोग ऐसे ही होंगे, और होते भी हैं, मगर वह उनके बीच से उस जो एक सामान्यीकृत पूर्वाग्रह है, उसके मनोविज्ञान को पकड़ती हैं, और वह पूरी कहानी बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ती है। तो इस तरह की कई बार इनकी कहानियों में प्रचलित जो धारणाएं हैं, उनका हम निषेध पाते हैं, और हम देखते हैं कि कैसे कहानीकार अपने लिए कुछ नए चरित्र गढ़ता है, कुछ नई तरह की कहानियों को लाता है। तो यह भी इनकी खासियत है कि चाहे वह उपेक्षित वर्ग को जगह देने की बात हो, या फिर परिवार में भी जिन महिलाओं को, या कई बार जिन पुरुषों को, या जिन किशोरों को पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है, उनको भी पूरा स्पेस दिया जाए, उसको भी हम देखते हैं। इनकी एक कहानी है काली बर्फ। उस समय का परिवर्तन, या समय के साथ, या भूगोल के साथ, या वक्त के साथ किस तरह की चीजें बदली हैं संस्कृतियों में या सभ्यताओं के बीच, जो अपने संघर्ष है, उसे भी हम देखते हैं। आजादी के बाद का जो भारत है, और उसमें जिस तरह से सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और कुछ हद तक या काफी हद तक धार्मिक स्तर पर जिस तरह के बदलाव हुए हैं, जिस तरह के विस्थापन हुए हैं उन कारणों से, उसको भी हम यहाँ देखते हैं। और विस्थापन के मुद्दे पर अभी रीता जी ने अपनी बात भी रखी। मित्रों, बात को आगे बढ़ाते हैं, हम पुनः राका जी के पास चलते हैं और राका जी से कुछ और अनसुनी बातों को सुनते हैं। राका विशन कौल जी।
और क्या बताऊं, मेरा छोटा सा नाती है, सॉरी नाती नहीं, पोता है, सिंगापुर में रहता है। वो जब 3 साल का था तो मम्मी डैडी आए थे मिलने उनसे वहाँ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा नॉमेनक्लेचर दिया मेरी मदर को। उन्होंने कहा शी इज माई सुपर नानी। सो सुपर मॉम तो है ही, अब सुपर नानी भी बन गई है मम्मी। सो और मेरे बेटे को, अनुभव मेरा बेटा है, उसको मम्मी ने, उसके साथ मम्मी का काफी लगाव रहा है, क्योंकि उस वक्त वो इकलौता ग्रैंड चाइल्ड था। मेरे ब्रदर के बच्चे बाद में हुए, तो उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला है। बल्कि मुझे, मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे पहले, तो एक चांस ऐसा मिला, वहाँ पर छोटे बच्चों को अलाउड नहीं है। मैं तो सेल कर सकती थी मगर बच्चा अलाउड नहीं था। तो मुझे याद है अनुभव 2 साल का भी नहीं था मेरा बेटा, तो मम्मी ने कहा नहीं तुम जाओ, तुम कोई बात नहीं, ये मेरे साथ इसका अटैचमेंट है, लगाव है, मैं इसको देखूंगी, तुम एक वॉयज करके आ जाओ जापान की। तो ये मम्मी की ही बदौलत थी कि मैं जापान जा पाई उसको छोड़ के, और वो भी बड़े मज़े से रहा उनके साथ, क्योंकि काफ़ी जुड़ाव और काफ़ी लगाव था अनुभव के साथ मम्मी का। तो ये बात मुझे याद है। और बाद की बातें बातें तो बहुत सारी हैं, बट आप किस परिप्रेक्ष्य में सुनना चाहते हैं ये बताइए। बातें तो बहुत सारी हैं। जी, कुछ ऐसी बात हमें यहाँ बताएं जिन पर आप दोनों सहमत नहीं होते हैं। हाँ, इस पर मुझे याद है, मैं कॉलेज हैदराबाद में, मैं आई थिंक इंटरमीडिएट में थी उन दिनों। सो बाकी लड़कियां टाउनशिप से, हमारा जो शहर था, मतलब टाउनशिप था, आईडीपीएल टाउनशिप, वो थोड़ा शहर से दूर था। तो मुझे याद है उन दिनों चित्तौड़ पिक्चर लगी हुई थी, तो उसके लिए हमको सिकंदराबाद जाना पड़ता था बस से। तो बाकी भी लड़कियां थी, मेरी एज की थी, मेरे से बड़ी भी थी, 3-4 फ्रेंड्स, वो सब जा रहे थे। तो मैंने कहा मम्मा मैं भी जाना चाहती हूँ। मम्मी ने अलाउ नहीं किया। मम्मी, मैं सीक्रेट बता रही हूँ अभी। और मैं इतना रोई लगड़ी झगड़ी मम्मी से, क्यों बाकी भी तो लड़कियां जा रही हैं। नहीं तो नहीं, तो मुझे अब मुड़ के देखती हूँ तो शायद वो एक इनसिक्योरिटी की भावना लड़कियों के प्रति कि सेफ रहे, वो नहीं था उस वक्त। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा क्या बाकियों को भी तो माए वो अलाउ कर रही है, आप क्यों नहीं अलाउ कर रहे, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। ऐसा नहीं था, बट वही था थोड़ा सा कि नहीं, शहर से दूर है, रात का समय है, पता नहीं क्या है। हम लोग वैसे भी लड़कियों के बारे में थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, तो माए तो, और उस वक्त तो और भी ज़्यादा, अब शायद ज़्यादा लीनियंसी है। तो वो बात मुझे याद है, हम सहमत नहीं हुए थे उस बात पर। और काफ़ी देर तक मैंने मम्मी से इस पर बात की, मम्मा आप तो इतना लिखते हो, एडवांस लिखते हो, अबाउट स्त्री शक्ति के बारे में लिखते हो, आपने क्यों नहीं मुझे अलाउ किया उस वक्त। तो मगर आज मुड़ के देखती हूँ तो शायद वो सही थी, मेरे प्रति उनका वो था, शील्ड ही था, which didn't allow her to so that वो था। एंड दूसरी बात थी जब मेरे ब्रदर ने डिसाइड किया कि मेरे ब्रदर ने एक अमेरिकन लड़की से शादी करी है, मिशेल, मेरी भाभी का नाम मिशेल है, वेरी नाइस गर्ल। बट उस वक्त पता नहीं होता है ना, जब पहले पहले होता है तो थोड़ा सा एक झटका सा लगता ही है। एंड दिस इज वे बैक इन 93, हाँ जी। तो जब ब्रदर ने बताया, पहले तो वो झिझका, वो उतना, बिकॉज वो भी काफ़ी, वो चुपचुपा है मेरा भाई, मैं बिल्कुल बाकी से बोलती हूँ, वो थोड़ा सा रिजर्व्ड है। तो उसने शुरू में तो बताया नहीं, बड़ा झिझक के मेरे से बोला कि दीदी ऐसे एक लड़की है, तो पता नहीं, वो उसको डर लग रहा था मम्मी डैडी दोनों से न्यूज़ ब्रेक करते वक्त कि पता नहीं वो कैसे लेंगे उसको। तो फिर बट मम्मी ने, वो तो देखिए शुरू का एक वो जो होता है वो तो नेचुरल है, स्पेशली मेरे ब्रदर के साथ में, कि तब तक वो कहता रहा नहीं आप लोग, आई लीव इट टू यू, आप लोग ढूंढो लड़की, जो भी है मैं अरेंज मैरिज ही करूँगा। मगर बाद में फिर लेकिन मम्मी ने काफ़ी जल्दी संभाल लिया। शुरू में तो खैर लाइक आई सेड वो अनएक्सेप्टेबल लगा, बट बाद में फिर हमने कोई कोताही नहीं, मतलब मम्मी ने तो दिल खोल के शादी करी, बिल्कुल बहू के। बल्कि उसको आप हंसेंगे,
हमारे भी कश्मीरियों में एक हेड गियर होता है, दुल्हन को पहनाते हैं, उसको तिरंगा बोलते हैं हम। कहाँ वो बेचारी अमेरिकी लड़की, उसको हमने तिरंगा भी पहनाया, डेजेरो भी पहनाया। तो अपनी हमारी थी वो तमन्नाएं, तो हमने वो पूरी करी, ऐसा नहीं है। बट शुरू में जरूर थोड़ा सा झटका लगा था, हम सभी को लगा था, बट दैट्स ऑल पासिंग है। अब तो मैं बहुत प्यारी है वो भाभी, और बहुत अच्छी भी निकली है। उन्होंने अपने इंडियन तौर तरीके सब सीख लिए। राजमा चावल वो बहुत अच्छा बनाती है, जो कि मेरे भाई को बड़े प्रिय है। जब भी वो आता है घर तो मम्मी हमेशा राजमा चावल ही बनाती है उसके लिए। ऐसे मम्मी अब तो राजमा चावल सुबह शाम जिनको खाने पड़ेंगे, ब्रदर आया है घर तो दैट्स हिज फेवरेट डिश। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट काफ़ी मतलब अपने वक्त से अहेड रही हैं काफ़ी। जब मैं उठ के देखती हूँ, और एडजस्ट करना आसान नहीं होता है कई मामलों में। आज भी कई लोग हैं जो लकीर की फकीर है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इन चीज़ों को, जैसे मैंने बात कही। मगर आई थिंक शी इज क्वाइट फॉरवर्ड दैट वे। जी शुक्रिया राका जी। और यह राका जी का हाँ जी। यह नाम भी जहां तक मैं जान रहा हूँ चंद्रकांता जी का ही दिया हुआ है। इस पर अर्पण कुमार जी मैंने बहुत सहा है, आपको पता है। लोग समझते हैं कि ये लड़के का नाम है, और एक कुछ काका चौधरी है, कौन है वो, राका चौधरी जो भी है, उसका एक कुछ कॉमिक है शायद, राका एक कॉमिक का कैरेक्टर है, डाकू का नाम है। मैं इतना रोती थी बचपन में, मम्मी अपने आप को और कोई नाम नहीं मिला, आपने यही नाम मुझे रखना था। नहीं, तो मैंने कमाईनी में से ढूंढ के रखा है तुम्हारा नाम, इतना सुंदर इसका अर्थ है। मगर मैं बहुत रोई हूँ बचपन में इस नाम के बिकॉज लोगों को समझ में नहीं आता था ना, वो पता नहीं राका। अभी भी मैं जब राका कॉल लिखती हूँ तो समझती कोई लड़का है, लड़की नहीं है। हालांकि अब काफ़ी सारी राका है, मैंने भी देखी है, सहेलियों में भी है काफ़ी सारी, बट उन दिनों थोड़ा अनकॉमन, वो भी साउथ में, वैसे भी तो थोड़ा अनकॉमन था। इस बात पर मैं बहुत अड़ी हूँ अपनी माँ से कि मेरा नाम क्यों रखा आपने लड़के वाला। जी लेकिन नाम तो खैर प्यारा है, क्योंकि पूर्णमासी की रात उसका जो अर्थ है, तो चंद्रमा से सुसज्जित जो रात है, बहुत ही साहित्यिक नाम है। कई लोग नहीं जान पाते, वो उनकी समस्या है। लेकिन खैर इन छोटी छोटी बातों में जो चीजें दिख के आती हैं, या जो एक सहजता, या जो एक अपनत्व, और जो एक आम फहम पारिवारिक सूत्र जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो यही उद्देश्य भी होता है इस तरह की परिचर्चा का, कि हम हर तरह के रंगों से यहाँ पर अवगत हो सकें और उसको समझ सकें। आपने अभी मिशेल जी की बात की, जो आपके भाई संजय जी की पत्नी है, चंद्रकांता जी की बहू हैं, और संजय जी आपके छोटे भाई हैं। कई मित्रों को पता होगा, और शायद कुछ लोग न जानते होंगे, कि चंद्रकांता जी की जो पोती हैं, जो मिशेल की बेटी हैं, जो हाफ इंडियन हैं, आज उनका भी जन्मदिन है। तो दादी का भी जन्मदिन है। आर्या। और आर्या। जी जी, तो चंद्रकांता जी का भी जन्म है, और उनकी पोती आर्या का भी जन्मदिन है। हम दोनों को बधाई देते हैं। और चंद्रकांता जी उनके बारे में बतलाती रहती हैं कि वह भी बड़ी साहित्यिक अभिरुचि की लड़की है, उसको भी लिखने पढ़ने का काफी शौक है। और मुझे लगता है कि उसके कुछ गुणसूत्र चंद्रकांता जी की ओर से निश्चय ही गए होंगे, कि हम उस हाफ इंडियन को, हाफ इंडियन भी क्यों कहें, हम संपूर्ण भारतवासी ही कहेंगे। क्योंकि जैसा कि अभी राका जी ने जिक्र किया कि मिशेल के साथ भी उन्होंने वो सारी परंपराओं का निर्वाह किया जो वे करना चाहती थी, तो हम उसे भी, आर्या को भी चंद्रकांता जी के साथ साथ जन्मदिन की बधाई देते हैं। नीलिमा जी एक बार पुनः आपकी ओर आते हैं और कुछ चीजें साझा करें, इसके बाद हम लोग चंद्रकांता जी को सुनेंगे। नीलिमा जी, चंद्रकांता जी कृपया अपने को कनेक्ट रखिए, अब आप ही को सुनना है। नीलिमा जी आ रही है आपकी आवाज?
आप बोलिएगा, आपकी आवाज आ रही है। जी नीलिमा जी कुछ बात कर ले। आपकी राका जी मुझे राका जी ने बहुत ही खूबसूरत बातें बताई हैं और बहुत आवाज अच्छे आ रही संस्मरण है। बताए। और इस बात से मैं भी सहमत हूँ चंद्रकांता जी, हम लोग हमारी जो संस्कृति है, राका जी आप भी आवाज आ सहमत रही होंगी है कि मेरी। जो हमारी संस्कृति है, हम लोग कश्मीरियत जो है वो बचाने के लिए, हम चाहे दुनिया देश के किसी भी भाग में हो, लेकिन जो जब हमारे विवाह संस्कार होते हैं तो वो तिरंगा तो ज़रूर होता ही है, चाहे किसी भी तरह से जाति और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बहू आती है और वो लड़की जब शादी होती है तो उसको तिरंगा हम लोग पहनाते हैं। ये सही है कि आजकल के बच्चे मानते नहीं है उस बात को, लेकिन फिर भी एक हम लोगों का जो ट्रेडिशन है वो हम पूरा करके ही मानते हैं बच्चों के साथ, तो हम भी करते हैं ये। इसलिए चंद्रकांता जी की इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे भी तिरंगा बंधा, बच्चों के भी बंधा। तो वो एक जो अपनी एक रिचुअल्स हैं, जो अपने संस्कार हैं, जो अपनी संस्कृति है, उसको हमें खोना तो नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी बात ही है एक तरह से। और हम लोग कश्मीर से निकल कर अब जगह जगह, भारत भी अपना ही, भारत में ही कश्मीर है और हम लोग जहाँ भी हैं सब अपनी संस्कृति को तो अपने जो वहाँ की संस्कृति है उसको तो लेकर चल ही रहे हैं। हमने 2012 में चंद्रकांता जी पर ये अंक निकाला था साहित्य समर्था का, और जब ये अंक निकाला था तो चंद्रकांता जी से मैंने बोला था कि जी मैं आपके ऊपर अंक निकालना चाहती हूँ, तो बोली कि अरे मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझ पर अंक निकालना चाहती हैं। तो वो मानी नहीं थी, बहुत मुश्किल से उनको मैंने मनाया था, जबकि अभी तक केस में ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने इनकार किया हो। तो चंद्रकांता जी इतनी सिंपल, इतनी सहज हैं कि वो कभी लाइमलाइट में आने की उन्होंने कोशिश ही नहीं करी, कुछ इस तरह का कुछ किया ही नहीं, जबकि उनका इतना साहित्य है और इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त साहित्य उन्होंने लिखा है। और जिस तरह से उन्होंने लिखा है उस तरह से वो रोशनी में आना नहीं चाह रही थी चंद्रकांता जी। और फिर जब हमने अंक निकाला तो उनसे बहुत कोशिश करके, मेहनत करके उनसे बात करके उनकी स्वीकृति ली और ये अंक हमने निकाला था और हमें बहुत अच्छा लगा था, लोगों ने पसंद भी किया था इस अंक को। और उससे भी हमें कई जानकारियाँ मिली थी, क्योंकि उस समय हमारी फिर चंद्रकांता जी से अक्सर बात होती थी और वो कई चीज़ें बताती थी। उसके बाद तो कई साल निकल गए, हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के समीप दिल के आ गए और अब हम अपनी मन की भी बातें सब उनसे करते हैं, और हमको कुछ पूछना भी होता है तो हम उनसे ही सलाह लेते हैं। एक तरह से हमारी संरक्षक की तरह चंद्रकांता जी हो गई हैं। तो चंद्रकांता जी के साहित्य पर अभी आपने सबने बताया ही है, और मैं चाहती हूँ कि आज हम चंद्रकांता जी को ज़्यादा सुने क्योंकि उनका जन्मदिन है। तो मैं चाह रही हूँ कि चंद्रकांता जी अपनी बात रखें, काफ़ी देर से वो हम सबको सुन रही हैं, और इसलिए अर्पण जी मैं चाहूँगी कि हम चंद्रकांता जी को ही सुने तो ज़्यादा अच्छा जी रहेगा। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया नीलिमा जी। अब हम चंद्रकांता जी के पास चलते हैं, लेकिन राका जी एक सवाल आ गया है हमारे वरिष्ठ लेखक उदय भानु पांडे जी का। वे आपके संस्मरण को रोचक दिखला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आप माँ की रचनाओं का निष्पक्ष आकलन कर पाती हैं। इसका एक उत्तर दे दें, फिर हम आगे बढ़ जाएं। राका जी। यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मम्मी ने जो नॉवल लिखे हैं या स्टोरीज लिखी हैं जिसमें कि उनके पिताजी की झलक आती है थोड़ी सी, तो उस पर थोड़ा सा मुझे लगता है, आई डोंट नो, मम्मी तो नहीं मानती हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा सा वो पार्शियल हो गई अपने फादर के प्रति। और उनका ये कहना है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, मैं इसी को सबसे बड़ी वो मानती हूँ कि वो मेरे फादर थे और उन्होंने मुझे, मैं ऋणी हूँ, उन्होंने मुझे मतलब जन्म दिया। तो मुझे कभी लगता है वो ऐसा नहीं है कि उनकी कुछ कमियां भी लिखी हैं मम्मी ने, बट मुझे लगता है माँ आप थोड़ा सा और इम्पार्शियल हो जाते तो अच्छा रहता। मुझे लगा वो थोड़ा सा ज्यादा महिमा मंडित तो नहीं मैं कहूँगी, मगर थोड़ा सा ज्यादा अच्छाइयों पर उन्होंने गौर किया है। बट इस पर कई बार बहस हो चुकी है मेरी मम्मी के साथ, बट वो यही कहती हैं कि वो कुछ भी कहो मेरे पिता थे और मैं ऋणी हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, बस।
ये एक पॉइंट है जो मैंने कई बार डिस्कस किया मैम से। जी शुक्रिया राका जी। रीता जी कृपया अपने माइक को म्यूट कर लें। रीता सिन्हा जी। जी। चंद्रकांता जी आ जाइए, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। और क्या किया जाए नीलिमा जी? चंद्रकांता जी अमूमन उनका हाँ आ गई हैं। उनका नेट शायद हाइड एंड सीक खेल जी। रहा है, कुछ उनका इंटरनेट हाँ, उनके नेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ। हाँ हाँ, वो शायद नहीं, अमूमन दूसरे इंस्ट्रूमेंट से ट्राई कर रही हैं शायद। वो शायद जी, जी। दूसरे आईपैड से या फोन से भी ट्राई कर रही है। हाँ जी, चंद्रकांता जी आ गई हैं, स्वागत है। हम सभी लोग अपने हिस्से का बोल चुके और खूब बोले। अब आपको सुनना है तो आप कुछ ऐसी बातचीत करें अपनी रचना यात्रा पर, जो एक दो बात आप करना चाहें, जो कुछ चर्चा हुई थी अपनी, और फिर कुछ कविताओं का पाठ भी करें। चंद्रकांता जी। आवाज आ रही है? जी बोले। पहले मुझे बताइए आप मेरे जी इशारे से जी बताइए पूछें। मेरी आवाज आप तक हाँ 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 आ रही आ रही रही है, बिल्कुल आ रही है। मुझे लग रहा है यहाँ मेरे यहाँ नेट है। आपको मैंने थोड़ा थोड़ा सुना पर क्लियर तो आवाज नहीं आई। अगर जी मैं अभी आपको ठीक है, कुछ आपकी कविताओं आवाज का ठीक भी है, आप बोले। अपराधी दे सकते अब तो आप सुन रहे हैं मेरी आवाज थोड़ी जी जी कट जी कट जी। कर आ रही है। नहीं नहीं, परफेक्ट है, आप बोले। अगर मैं कुछ पढ़ पाएंगे, शुड आई रीड जी समथिंग, कुछ पढ़ूं मैं? अभी ओके। छोटा क्योंकि ज्यादा नहीं कर पा रहे, मेरे नेटवर्क बहुत खराब है, बहुत खराब। कोशिश की नहीं हो रहा। मैं राउटर के पास भी बैठी हूँ, आप देख मैंने पोजीशन जी बदल जी, भी दी आपने, तो फिर भी आप थोड़ा कविताओं का बहुत ही सुनाई। पाठ कर लें चंद्रकांता जी। चलिए, मुझे आज अब इतना तो मूडी उखड़ गया इस नेटवर्क की वजह से। नैनी बच्चों के लिए मैं थोड़ा बहुत, एक बिटिया से बड़ा प्यार है। जब मेरी मतलब पहला बच्चा होने वाला था, मैं चाहता सुनिए। नन्ही बिटिया तेरा स्वागत, एक नई माँ की कमल नाल, पूर्वा भी हिचक हमारी पलकों में बंद है अभी, आकाश में पंख तौलती परियां, फूल तितलियां और उछल कूद करते खुश दिल बौने, धीमे से खोलना पंख पर पलकें बिटिया, हम देखेंगे उनमें तुम्हारे सपने, और अपनी उम्मीदों दम रखा है डरी हुई हवाओं। गर्भगृह का नहीं है दुनिया, कहीं नहीं है गारंटी, लेती हैं हमें अपनों की दुआएं और प्रेम। खोलना आंखें धीरे से, देख लेना आसमान, आत्मा आत्मा की ऊर्जा छिपाए रखना भीतर, छोटा सा झरना, खुशहाली की कोई चिड़िया। ढोक पत्थर तो लांघ लेता है आदमी, पर धस जाते हैं वह रिश्ते भी, अदेखी गहरी। तुम बन जाना छोटी सी पुलिया, इस कि सफर जारी रहे और जुड़ाव की उम्मीदें भी। ये बिटिया के लिए थोड़ा सा। और मैं मुझे ये बूढ़ा हो जाता आदमी, वार्धक्य में एक चाहती थी, पर मुझे नहीं लगता पहुंच पाएगा आप तक। चाहती थी बताऊंगा। नहीं, आवाज आ रही है। वादी के लिए, क्योंकि मैंने पढ़ू में। जी जी स्वागत। मुझे ये विदेश की बात उठाई ना नीलमा ने भी, हमारे एक छोटी एक कविता, छोटी
एलिस आइलैंड जी पर खड़े, पागल उफान, खंदकों खा, यात्रियों से ठूसम ठूस नावें, गिरता हाँफता सागर, पोटलियां संदूक बिस्तर छाते, सिरों में अपना आकाश, और गज भर जमीन तलाशते थके पांव। गुजरे कभी बेशुमार प्रश्न झेलते, संगीन की नोक पर टिके, प्रतीक्षा के अंत में खुल जा सिम सिम सन पा- जी मित्रों, कुछ आज संयोग की बात है कि चंद्रकांता जी लगातार इतने प्रयास कर रही हैं, अलग अलग उपकरणों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जी जी, स्वागत, आगे बढ़े। चंद्रकांता जी, जी आवाज आ रही है? मैं यहाँ समुद्री हवा के थपे तमाशबीन, सैलानियों की गई हूँ सात समुंदर पार, जहाँ मेरा छोटा सा द्वीप है, जहाँ उगते आसमान की ओर हाथ उठाए, और मेरे बच्चे पथरीले जंगलों बीच लिबर्टी की स्त्री ले गया। मैं अभी बूझ नहीं पाऊंगी ये उलट बांसियां। लिबर्टी की प्रतिमा मुंह नहीं खोलेगी, वो तो सदियों पहले ही पथरा गई है। एक छोटी सी कविता और सुनाती हूँ, वादी के नाम। आप जानते हैं कश्मीर से कैसे हम दूर हो गए हैं, वो सब जानते हैं आप, वो सब कथा सतीसर में लिखा है। वादी के नाम, अभी कहते हैं ना, उम्मीदें आप छोड़ते नहीं, उम्मीदें नहीं होती तो भी लेखक उम्मीद रखता है। क्यों रखता है, ये उसकी प्रकृति है। वादी के नाम, ये मेरी चिट्ठी तेरे नाम, जो कि धरती का स्वर्ग है। इसलिए नहीं कि कल्हण ने कहा या जहांगीर ने, इसलिए कि अपनी कोख में जगह देकर तुम्ही ने तय किया मेरा होना। तुम्ही ने सहेजे मेरे आड़े मेढ़े पैरों के निशान अपनी छाती पर। तुमसे दूर होकर भी आती रही मैं तुम्हारे, कि गुलाबों वाली महक बादाम वारी की, बौराती मुझे बेमौसम वितर मुझ में। होते रहे पोर पोर जब नलों में पानी नहीं। बर्फ के सायों वाले, बर्फ के साफों वाले बुजुर्ग पहाड़ों ने माथा छुआ। उदास मत हो बेटी, तूफानों से घिरी गमजदा तुम जुदा हो गई अपनी जायों से। शापित हो ऋषि वाटिका फिलहाल, देखने कटंग सूंघने लहू गाड़ी के माली लावारिस खेतों में। चीखों से वक्त का कहर है, वक्त का कहर है। पहले भी आए थे माँ, कई कई बार ना उम्मीदें के दौर में जिंदा रख सके अगर उम्मीद के अब भी। फिलहाल मेरे पाँव के निशान सहज लो माँ, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी उन्हें ढूंढती हुई फिर तुम्हारी बाहों में, सहलाने अपने और तुम्हारे जख्म। वाह, बस, उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही होगी आपको। जी जी, चलिए एक सुना, अगर हो सकता है ये सुनाई पड़े आपको। ओ हाँ मेरे एक और सुना ले। समय, जी कहाँ खड़े हैं हम, किस, सुनाई पड़ रहे हैं कि नहीं? जी, आ रही है। नहीं। जी पढ़ें, आ रही है, आवाज आ रही है।
ओ मेरे समय है किस कगार पर कि धंस जाता है, धंसता पकड़ के साथ जमीन का ठोस एहसास। कहाँ खिसक जाती है धरती बहुत अपनी, अचानक पराई होती। कि अंदर में हाथ पैर मारते घुट घायल सांस, रिश्ते जैसे पीप भरे फोटे। छूटे तटबंध रिश्ते हैं, नहीं पाती दूर तक किसी भी किनारे का अक्स। हाथ जकड़ लेते हैं नरकुल शैवाल, लहू लुहान रक्त नदी में दखल नहीं था हमें, फिर क्यों खड़े हैं हम कठघरों में जवाब दे। बेगुनाह और बजती है मस्तकों में, था मसीहों के देश में। बड़बागी थे हम अज्ञानी, मालूम कहाँ था कि प्रश्नों के उत्तरों में बढ़ते हैं यहाँ आश्वासन। कोई उत्तर नहीं श्रीमान का, हमने तो बोते रहे मुट्ठी भर दूर, अंधेरे में दिया बालते रहे कि खोदी हम। जी मित्रों, कई बार कुछ इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं कि हमारे वक्ता भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत मार्मिक कविता है चंद्रकांत। मैं इजाजत लूंगी आपसे, और आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरा बहुत खराब है ये नेटवर्क, बहुत ही खराब है। आपका शर्मिंदा है तो नेट की है प्रॉब्लम है। नहीं, इसमें आपका क्या दोष। खराब नहीं, यह तो हमारा घाटा है कि हम आपको कम सुन पाए, नहीं तो और अधिक सुनते। ये हमारा नुकसान है। आपने तो अपनी ओर से प्रयास किया, और जैसा कि नीलिमा जी ने कहा कि इन भाव प्रवण और हो सकता है जी यहाँ जी फिर भी काफी कुछ सुना मैंने, अच्छा लोगों ने जी, वो बाद में भी आप सुन सकते हैं। बातें कही। मेरी बेटी ने तो बहुत मार्मिक कविता पुराना बता ही दिया मेरा। चलो ठीक। वैसे हम बहुत जुड़े हैं, मेरा नाती बहुत जुड़ा है मेरे साथ, बहुत ही ज्यादा, बेटों से भी ज्यादा। कुछ ऐसा होता है बच्चों में, क्या कहें। आज भी मेरे घर में चाहे मैं दिखा सकती थी, फूल ही फूल है। सिंगापुर से बेटे ने वहां से, इसने यहाँ से कल। मैंने कहा बाबा मैं कहाँ रखूं इतने सारे, दो एक के बदले। मैंने कहा भैया उनको लगता है माँ अकेले, क्योंकि बेटी भी नहीं है यहाँ। ये होती है तो ये कोविड में भी केक लेकर घर मेरे पास आती है। नहीं, कुछ तो होना चाहिए। बेटा भी एक बार ये थी यहाँ, बेटा पर वहाँ कैलिफोर्निया से आया, नहीं डैडी का जन्मदिन है, आया 2 दिन और चला गया। तो मतलब बच्चे बहुत, अभी ऐसा समय है कि वो आ भी नहीं सकते। ये भी तो वो भी नहीं सरप्राइज है आपके लिए। तो मैंने इनसे कहा, मैंने थोड़ा सरप्राइज फॉर यू इन सितंबर। अकेला लगता है, पर तो कितने सारे फूल। मैंने कहा भैया के पास एक बेटी है ऊपर भी, दिखाओ जरा। ये मेरे ऊपर रहते। मैंने कहा भैया अभी तुम आ जाओ, कुछ करो, आजा, तुमसे झड़ गई। प्रियंका है, ये आईएएस की तैयारी कर रही है अभी। मैंने कहा थोड़ा देखो इसका कुछ करो। वो कहते मैं क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कर सकती। चलिए बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा खिन सा हो गया, सा क्लियर नहीं थी आवाज। रीता करूं अर्पण जी का, और लोग तो बस मेहनत करते हैं, आप लोग थोड़ा सुनाने का भी मौका मिला, और मेरा नेटवर्क ठीक हुआ तो मैं किसी बिल्कुल अभी इजाजत लेनी चाहिए। जी शुक्रिया। और हमारे कई मित्रगण अभी जुड़े हुए हैं जिनको इच्छा थी कि आपको अधिक से अधिक सुने, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया।
तो उसमें लोग लिख भी रहे हैं और इस बात को समझ भी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चंद्रकांता जी, आपका आभार कि आपने समय निकाला और इस जन्मदिन के बहाने हम लोग एक रचनाकार की कृतियों पर चर्चा कर सके, उससे जुड़े संस्मरणों को साझा कर सके। चंद्रकांता जी को पुनः उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने आज देश के अलग अलग हिस्सों से समय निकाला। अर्पण जी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी आपका। जनसुलभ मंच पुस्तकालय का बहुत ही सुंदर आपके आयोजन होते हैं और आज आपने हमें इन सब से मिलाया, चंद्रकांता जी से, राका जी से, रीता जी से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। ले लो। जी, शुभ धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत।